टीचर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द त्रिपिटक। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टीचर्स क्यों बोला जा रहा है, तो क्योंकि आप लोग जिसका तैयारी करने वाले हैं वो क्या है, टीचर का। तो आप लोग अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो मेरा उम्मीद है हम इतना मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर कि आप लोगों को जब का जो टीचर का वैकेंसी आया है आपका उसमें जरूर हो जाएगा। हम इसका सिलेबस बिहार बीपीएससी पीआरटी टीचर एग्जाम का जो सिलेबस है, जो कि सुपर टेट आ चुका है बिहार में, तो हम उसको पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर आप लोग को नहीं पता है, वैसे तो सभी को पता होगा क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आए होंगे पढ़ने के लिए वो सारे के सारे सीटीईटी क्वालिफाइड होंगे, तो उनको अच्छे से पता होगा कि आगे क्या क्या हमको देना है। एक तरीके से समझिए आपका मेंस का पेपर है, इसके बाद आपका जॉब लगेगा। तो शुरू करते हैं एग्जाम का जो ये है बिहार बीपीएससी पीआरटी टीचर एग्जाम 1 to 5, इसका वीडियो का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम इस चैनल पे बोले हैं कि हम इसका पूरा सिलेबस फ्री में कंप्लीट कराएंगे, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के जो, हाँ हमने कहा था कि बाइलिंगुअल रहेगा, मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बाबू वो बाइलिंगुअल रहेगा, तो इसीलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे दोनों ही तरीके से। वैसे तो हम सोर्स को थोड़ा सा एक वीडियो में समझाए हैं पिछले वीडियो में, बट एक बार फिर से हम रिकैप ले लेते हैं। देखिए, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत, ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। तो दो तरीके के सोर्स देखने को मिलते हैं, एक होता है लिखित साक्ष्य यानी लिटरेरी सोर्सेज, और एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य क्या अंतर है समझ लेते हैं। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य जो होता है इसमें देखिए, पूरा मतलब पुराना और तत्व मतलब सामान। तो जो भी पुराने सामान हैं जो कि उस जमाने के लोग यूज किया करते थे, हम उन्हीं सामानों को आर्कियोलॉजी में रख देते हैं। अब बताइए, या पुरातत्व में रख देते हैं, बताइएगा एक बात, क्या पुराना घर भी पुरातत्व कहलाएगा? तो हाँ कहलाएगा ना। उसी तरीके से पुरानी कोई मूर्ति होगी उसको भी हम लोग पुरातत्व में रखेंगे। सिमिलरली अगर कोई कॉइन यानी कि सिक्का वगैरह होगा तो हम उसको भी किस में रखेंगे? पुरातत्व में ही रखते हैं। अच्छा बताइए आप कमेंट में नीचे कि स्टडी ऑफ कॉइन यानी सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। वैसे हम इस वीडियो के लास्ट में ये बता देंगे। आगे समझते हैं। मोनूमेंट्स वही बिल्डिंग्स वगैरह को कहते हैं, मंदिर ये सब बना दिए, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिए, तो हम इसे कहेंगे कि ये मोनूमेंट्स है। अगर आप लोग को यहाँ तक का समझ में आ गया हो तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज समझते हैं। लिखित साक्ष्य में बाबू हर किसी को पता होता है कि लिखित साक्ष्य मतलब बुक। वैसे आपको हम एक बात बताना चाहेंगे, इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख, ये भी लिखित साक्ष्य में कहे जा सकते हैं क्योंकि ये भी लिखे हुए होते हैं। बट इनमें अंतर क्या होता है कि ये किताबों पे नहीं लिखे होते हैं, बड़े बड़े चट्टानों पे लिखे होते हैं, किसी कठोर चीज पे लिखे होते हैं, और कठोर चीज पे लिखे होने के कारण ही ये किताबों से ज्यादा दिन तक क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, यानी ज्यादा दिन तक जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो ये आपका इंस्क्रिप्शन। अब लिटरेरी सोर्सेज में लिखित साक्ष्य दो तरीके के होते हैं, एक तो धार्मिक साक्ष्य यानी रिलीजियस सोर्सेज, और एक नॉन रिलीजियस सोर्सेज यानी गैर धार्मिक साक्ष्य। देखिए, रिलीजियस सोर्सेज में क्या क्या आएगा, जैसे मान के चलिए वेद, तो वेद से, जैसे ऋग्वेद से आपको बाबू आर्यों के राजनीतिक इतिहास के बारे में पता चलता है, आर्य किस तरीके से रहते थे, इन सारे चीजों के बारे में आपको वेद से पता चलता है। ऋग्वेद से ऋग्वैदिक काल का पता चलेगा, और लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल का आपको पता कब चलेगा, जब आप जो बाकी 3 वेद हैं उनको पढ़ेंगे। अथर्ववेद में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको मानव जीवन के बाकी चरणों के बारे में पता चलेगा कि इंसान कैसे कैसे रहता है, यहाँ तक कि जादू टोना भी इंसान करता है, ऐसा अथर्ववेद में बताएगा। यानी कि मानव की कई क्रियाकलापों को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज को बताया जाएगा अथर्ववेद में। तो आपको ये तो ऐसे तो ये रिलीजियस बुक है, मगर हम इसमें उस जमाने में रहने वाले लोगों के बारे में भी जानते हैं। तो इसीलिए क्या हम इतिहास को पढ़ते हैं उन धार्मिक साक्ष्यों से, उन रिलीजियस सोर्सेज से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, तो यह इसीलिए हमने ये लिखा है। इसी तरीके से अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो त्रिपिटक, जो कि मेरे चैनल का भी नाम है, तो त्रिपिटक जो है वो बुद्धिज्म का रिलीजियस सोर्स है। ठीक है, अब रिलीजियस सोर्स जो है बाबू, उसमें हम त्रिपिटक में देखते क्या है, तो उसमें भी बुद्ध की कहानियां दी गई हैं। तो बुद्ध की कहानियों में अजातशत्रु भी आएंगे, बिंबिसार भी आएंगे। क्यों? क्योंकि उस जमाने में वो लोग थे ना, जब बुद्ध थे तो उस समय वो लोग भी थे। तो बुद्ध जिससे भी मिले उनकी कहानियां हैं, बाकी चीजें हैं, है ना। तो कई सारी बातें हैं। बुद्ध किसी को उपदेश दे रहे हैं, मान के चलिए विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक जो हैं, तो उसमें बुद्ध कुछ अगर बताए हैं, जैसे सुत्त पिटक में बहुत सारा उनके स्पीच है कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो किसी और से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो उस जमाने के ही जो व्यूज हैं, उस जमाने में जो भी चलता है, जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसी के बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अभी के डेट में कोई सती प्रथा का बात क्यों करेगा? कोई भी मान के चलिए कोई सोशल वर्कर आता है, समाज सेवी आता है,
तो वो अभी सती प्रथा का बात नहीं करेगा, क्योंकि सती प्रथा अब इररेलेवेंट है, कहीं सती प्रथा होता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई समाज सेवी किसी बात को कर रहा है, या कोई बहुत बड़ा मतलब ज्ञानी व्यक्ति किसी बात को कर रहा है, तो वो उसी समाज से रिलेटेड बातों को ही करेगा ना। तो आगे समझते हैं। तो रिलीजियस सोर्स में हम लोग देखेंगे आगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हिंदुइज्म है, यानी कि हिंदुइज्म से रिलेटेड जो भी किताब है वो सारा वो बताएंगे हम कि कौन कौन सा किताब है। फिर जैनिज्म है, बुद्धिज्म है और इस्लाम। इस्लाम में यहाँ पे हम स्टार मार्क किए हैं, क्यों किए हैं? क्योंकि बाबू इस्लाम जो है इस धरती पे पनपी ही नहीं है। इस्लाम एक फॉरेन सोर्स है, मतलब इस्लाम के जो रिलीजियस सोर्सेज हैं वो सब अरब से आएंगे ना, तो वो हम लोग बाद में उसको फॉरेन सोर्सेज में देखेंगे, हालांकि वो भी लिटरेरी ही कहलाएंगे। आगे समझ लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं। ये तो हो गया। अब नॉन रिलीजियस सोर्सेज से मेरा क्या तात्पर्य है, यानी गैर धार्मिक साक्ष्य से मेरा क्या तात्पर्य है। देखिए यहाँ पे क्या है नॉन रिलीजियस सोर्सेज में, कि मान के चलिए कोई एक इंसान आया और वो क्या लिखा, वो लिखा राजतरंगिणी। कलहन ने सबसे पहली बार लिखा हिस्ट्री को पूरे क्रोनोलॉजी में बैठाने का, मतलब क्रमबद्ध प्रयास किया, अच्छे से लिखा कलहन ने राजतरंगिणी में। ठीक है, तो वो जो है ना वो धर्म पे नहीं लिखा गया है, वो जो है उसमें क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है। किसका? तो राजा लोगों का। ठीक है, राजा लोगों का, यानी राजनीतिक इतिहास के बारे में बताया गया है, तो उसमें भी राजा और जनता के बीच के संबंधों को बताया जाएगा, उस समय जो भी चलता था वो सब। तो वो हो गया नॉन रिलीजियस। इसी तरीके से अगर मान के चलिए कोई विदेशी यात्रा पे आया है ना, यानी फॉरेनर्स अकाउंट, तो उससे भी हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया के बारे में फॉरेनर्स क्या कहते हैं, उसको हम ट्रेवलर्स अकाउंट भी कह सकते हैं। जैसे इब्न बतूता यहाँ पे घूमने आया था, ह्वेनसांग घूमने आया था, ह्वेनसांग ने कौन सा बुक लिखा कमेंट में बताइए, वैसे हम बता देते हैं सीयू की लिखा था। उसी तरीके से फाहियान जब आया था तो उसने फुगू की लिखा अपने किताब में, अपने उस ट्रेवलर्स अकाउंट में फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत को दर्शाया कि किस तरीके से हम गए, तो हम कहाँ से किससे मिले, जो है हम किसके यहाँ गए। जैसे गुप्त साम्राज्य में वो आया था ना फाहियान, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के कालीन था, उस समय वो आया था। तो चंद्रगुप्त जो सेकेंड था, जो कि कौन था, गुप्ता रूलर है ना, तो उसके समय में आया था। तो उसी के टाइम पीरियड में जैसा भी सोसाइटी था, जैसा भी राजनीति था वहां का, जैसा समाज था, जैसा इकोनॉमिक कंडीशन था, उसके बारे में फाहियान ने अच्छे से बताया। फाहियान ने स्वर्ग से कंपेयर किया उस समय पाटलिपुत्र को। आगे समझते हैं। तो नॉन रिलीजियस सोर्सेज से हम लोग समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा डेवलप हुआ करता था हमारा इतिहास है ना, और खास करके बिहार का कह लीजिए। आगे समझते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ये हो गए, क्वाइंस हो गए। क्वाइंस में अगर हम देखें तो बाबू क्वाइंस से ये पता चलता है कि किस तरीके से हम लोग अर्थव्यवस्था को बढ़ाते थे। क्या बाटर सिस्टम यूज करते थे या क्वाइंस वगैरह हम लोग रखे हुए थे, है ना। उससे फिर पता चलता है कि कितना तरीके का व्यापार हम लोग कर सकते हैं। देखिए बाटर सिस्टम जहां रहेगा वहां पे व्यापार क्लोज्ड रहेगा, छोटे पैमाने पे होगा, दूर दूर से ट्रेड नहीं होगा। फॉरेन ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, विदेशियों से व्यापार हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बाटर सिस्टम रहेगा तो, है ना, कम होगा। और वही अगर क्वाइन रहेगा तो सिक्का लेकर के हम कहीं भी जा सकते हैं, तो इसीलिए वहां पे ऐसा हो सकता है। तो और मोन्यूमेंट्स मतलब बता चुके हैं, बिल्डिंग। आगे समझते हैं। देखिए रिलीजियस सोर्सेज यहाँ पे हिंदुइज्म, जैनिज्म, ये सब हम बता दिए हैं। अब बात करेंगे वेदों के बारे में। तो देखिए वेद क्या होते हैं, यहां से हम लोग देख लेते हैं वेद क्या होते हैं। तो देखिए वेद जो होते हैं, हम इसे कहते हैं कि ये ज्ञान का पिटारा है ना। तो एक तरीके से इसको कह सकते हैं। जैसे देखिए त्रिपिटक जो है, मतलब बुद्धिज्म में, वो भी उसको भी क्या कहते हैं कि ये ज्ञान का पिटारा है। वेद भी ज्ञान का संग्रह है ना, मतलब पूरा का पूरा नॉलेज इसी में है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ नॉलेज कह सकते हैं इसको। ठीक है, और पूरा का पूरा सारा ही ज्ञान कहा जाता है कि इसी में समाहित है। ये एक ऐसा साहित्य है जिसमें बहुत सारा ज्ञान है, और जो मतलब उसमें उस साहित्य में बहुत सारा ज्ञान समाहित है, इसीलिए वेदों को संहिता भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। वेद के बाद अगर हम बात करें तो वेद में देखिए ये ब्राह्मण वगैरह जो हम लिखे हैं, इसको समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ब्राह्मण, जैसे सुनिएगा कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो गोपथ ब्राह्मण है। तो कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं बाबू कि ब्राह्मण मतलब कोई पंडित होगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण एक बुक का नाम है जो ब्राह्मण के ही द्वारा लिखा गया है। इसको समझ लेते हैं। देखिए वेद जो है, इसमें ब्राह्मण क्या होता है, वेद तो संस्कृत में लिखे गए, और वो भी कौन से संस्कृत, वैदिक संस्कृत। बहुत ही ज्यादा मतलब कैसा होगा, वो डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि थोड़ा इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़िया से समझाने का कोशिश करते हैं। हाँ, वो कविता के फॉर्म में लिखे गए थे, मंत्रों के फॉर्म में, कविताओं के फॉर्म में, जैसे होता है ना चार चार लाइन वैसे करके वैसे लिखा गया है वेद। ठीक है, तो उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल था। ठीक है, तब हमने कहा, मतलब कविता इन द सेंस पद्य, प्रोज के फॉर्म में लिखा गया है उसको, सॉरी वर्सेस के फॉर्म में, पद्य के फॉर्म में वेदों को लिखा गया है। हालांकि अब बताइए कि कौन सा वो वेद है
जो वर्ड्स में भी है एंड प्रोज में भी है। मतलब कौन सा वो वेद है जो गद्य में भी है एवं पद्य में भी है। तो हम फिर से बता देते हैं, वैसे आप लोग ये कमेंट करके बताइए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, हालांकि ये यजुर्वेद है, आगे समझते हैं। ब्राह्मण जो है ये कोई पंडित की बात नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण क्या होते हैं, तो किताब होते हैं, ठीक है। ब्राह्मण एक किताब होता है। अब ये किताब किस लिए बनाया गया, जब पूरा का पूरा वेद बना दिए जिसमें सारा ज्ञान ही है, तो ये एक्स्ट्रा इतना सारा किताब क्यों आया, समझना है तो देखते हैं। ब्राह्मण जो होता है बाबू, ये वेद का कहानी वर्जन है। मतलब वेद में संस्कृत भाषा में लिखा गया है बट वो कविता के फॉर्म में है, उसको समझना और मुश्किल है। मगर ब्राह्मण जो है वो भी संस्कृत में ही लिखा गया है ना। जैसे शतपथ ब्राह्मण है, तैतरीय ब्राह्मण है, ऐसे करके कई सारे ब्राह्मण है। हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण है, हम लोग उसको भी समझने का कोशिश करेंगे। तो ये ब्राह्मण जो है ये कहानी वर्जन है किसका, वेदों का। हर वेद का अलग अलग ब्राह्मण है, हर वेद का अलग अलग ब्राह्मण, ठीक है। कहानी वर्जन इन द सेंस गद्य में लिखा गया है, स्टोरी बना करके लिखा गया है, ना कि कविता के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में नहीं, प्रोज के फॉर्म में लिखा गया है। चलिए आगे समझते हैं, वेदांगों को समझते हैं। देखिए, टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट लैंग्वेज ऑफ वेदा, क्या है कि जो वेद के जो डिफिकल्ट भाषा है, जो संस्कृत का जैसे कुछ भी ऐसा लिख दिए, तो आखिर उसका कहाँ से, मतलब वो जो भाषा बना है वो किससे बना है, हम कैसे जाने। तो डिफिकल्ट लैंग्वेज, वेद के डिफिकल्ट लैंग्वेज को समझने के लिए ही वेदांगों की रचना की गई, वेदांगों की रचना। अब ये वेदांग कितने हुए बाबू, तो 6 हैं, उनको समझ लेते हैं। तो क्या हम लिखें या सिर्फ बोल दें, तो लिख भी देते हैं हम। कल्प, निरुक्त, छंद, शिक्षा, ज्योतिष और व्याकरण। यहां तक का ठीक है। ये देख लीजिए, कल्प, निरुक्त, छंद, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण। देखिए, कह रहा है कि ये सब क्या है, तो मेनली बात ऐसा है कि आपको उच्चारण सही से करने आना चाहिए, तो कल्प कहलाएगा। मतलब कल्प जो है ना, वेदांग है, कल्प वेदांग है। एक तरीके से इसको भी एक बुक मानिए जिसमें कि एक टाइप का ही पूरा समझाए वेद को सही से उच्चारण कैसे करें, तो उसके लिए आप कल्प वाला बुक पढ़िए, ठीक है। कल्प वेदांग, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको पता करना है कि वेद में ये जो टर्म है, जैसे मान के चलिए इंग्लिश में कोई कह दे कि वर्ड्स, तो आपको लगेगा ना कि आखिर ये वर्ड्स कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो उसी तरीके से ओरिजिन अगर जानना है किसी वर्ड का वेद में, तो आप निरुक्त को पढ़िए। निरुक्त इटाइमोलॉजी को बताता है, ठीक है। इसी तरीके से छंद, शिक्षा, छंद मतलब कविता का जो छोटा छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग छंद कहते हैं ना, तो वही चीज है। इसके बाद शिक्षा, वही पढ़िए अच्छे से, शिक्षा कैसे ले, उसको कैसे पढ़ाएं। ज्योतिषी और व्याकरण, ये सब तो सभी जानते हैं, कैसे सही से लिखे, तो व्याकरण उस वही बताता है। तो ये 4 नहीं बल्कि 1 2 3 4 5 6 जो है वो वेदांग है। वेदों के कितने वेदांग है बाबू, 6 हैं। देखिए, आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि ब्राह्मण क्या होता है, किसको ब्राह्मण कहते हैं, ये सब बड़ा जरूरी है। बट क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि किसको ब्राह्मण कहते हैं, नहीं तो कितने बच्चे ये सोचते हैं कि पंडितों को ब्राह्मण कहते हैं, जबकि ये बुक है। आगे समझते हैं। मगर क्वेश्चन कहां से आएगा बाबू, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने वेदांग हैं वेदों के, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि कल्प, निरुक्त, छंद और कुछ और दे देगा, वायु पुराण और भागवत पुराण, ऐसा कर देगा। बोलेगा बताइए इसमें से कौन वेदांग नहीं है, ऐसा कर देगा। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि वनडे एग्जाम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब आगे समझते हैं वेदांग के बाद अगला उपनिषद के बारे में। उपनिषद जो है आपको बता दें, एक चीज और जो है मेरा यहाँ पे देख लेते हैं। वेद का कई सारा ब्रांच है बाबू। वेद कई लोग अलग अलग तरीके से पढ़े, तो वेदों के भी कई सारी शाखाएं बन गई। जैसे आप सुने होंगे ऋग्वेद की शाकल शाखा, ऋग्वेद के कई सारे ब्रांच हुए, बट एक ही ब्रांच अभी जो है हम लोगों के पास अवेलेबल है, बाकी सारा बर्बाद हो चुका। तो शाकल शाखा मतलब ऐसा बुक जो कि शाकल ब्रांच जो वाले जो लोग हैं, जैसे देखिए बुद्धिज्म के एक हीनयान ब्रांच है, एक और कौन सा ब्रांच है, महायान ब्रांच है। तो उसी तरीके से वेद में भी, ऋग्वेद के भी कई सारे ब्रांच हुए, तो शाकल ब्रांच अभी तक अवेलेबल है, बाकी हम लोगों का वो उसका जो है सोर्स नहीं बचा है। उसी तरीके से आपने यजुर्वेद का तो पक्का ही सुना होगा, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को फिर क्या कहते हैं, वाजसनेय संहिता। तो ये सब तो अलग ही बात है। मेरे कहने का मतलब है कि इसके ब्रांचेस भी होते हैं, वेद कई तरह के होते हैं। चलिए, वेद के कई ब्रांचेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं उपनिषदों की। देखिए, उपनिषद जो है वो 108 है। टोटल उपनिषद कितने बाबू, 108। उपनिषद का मतलब क्या होता है,
गुरु जो है जब शिष्य, मतलब एक तरीके से समझिए शिष्य का गुरु के नजदीक बैठ करके पढ़ना। उपनिष मतलब होता है सिटिंग नियर डिसिपल, यानी गुरु के नजदीक बैठ करके पढ़ना, यही उपनिषद है। यहाँ पे बताइए, अगर हम किसी को पढ़ाएंगे, तो हम अपना आइडिया बताएंगे, हम अपना सोच बताएंगे, है ना, बहुत सारा बात निकाल करके एकदम एक तरीके से समझिए खोद के समझाएंगे। देखिए ये बात जो है ये इस वजह से भी कह रहा हो सकता है, इस वजह से भी कह रहा हो सकता है। सिमिलरली उपनिषद में भी यही किया गया है। उपनिषद में पता है क्या किया गया है? फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस दिए गए हैं, मतलब बताया गया है। उपनिषद में गुरु लोग बैठ जाते थे और बैठ करके जो बच्चे होते थे, जो शिष्य होते थे, उनको बताते थे। क्या बताते थे? आत्मा होता है कि नहीं होता है, ब्रह्म का सत्य क्या है, परम ब्रह्म क्या है। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है बड़ा लेवल का जो बात होता है ना, वो सब बात करते थे। ठीक है, बड़े लेवल का बात, कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड ये सब, और इस पे यही सब बात इसमें दिया गया है। ये जो उपनिषद है 108 उपनिषद, इनमें यही सारी बातों पे चर्चा किया गया है, रहस्यमयी बातों पे। वाद विवाद होता था गुरु और शिष्य के बीच में, मतलब एक तरीके से वाद विवाद नहीं कह के इसको कहिए कि गुरु बताते थे, शिष्य बगल में नजदीक बैठ करके सुनते थे। तो इस टाइप का जो बुक है ना, जो लगता है जैसे कि समझाने का कोशिश कर रहा है, हम उसी बुक को उपनिषद कहते हैं। सिटिंग नियर डिसिपल, शिष्य के नजदीक बैठ करके समझाना। आगे समझते हैं। अब दो यहाँ पे हम नाम लिए हैं। 108 उपनिषद याद करना आसान है? नहीं है। तो इसीलिए बाबू हमने सिर्फ दो नाम लिया है। दो नाम क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो आपका मुंडको उपनिषद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मुंडको उपनिषद में हम आपको बता दें कि जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, सत्यमेव जयते, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, वो मुंडको उपनिषद से ही उठाया गया है। इसको मुंडक उपनिषद भी कहते हैं। ठीक है, तो मुंडको उपनिषद से ही उठाया गया है। जाबालो उपनिषद में आखिर क्या बात है? तो देखिए, जाबालो उपनिषद जो है, इसमें जो 4 आश्रम है, 4 आश्रम किसके? लोगों का, जीवन का जो 4 आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, फिर ये जो मतलब वानप्रस्थ आश्रम, ऐसे करके, है ना, तो वो सारा जो भी है, फिर ब्रह्मचर्य वाला, तो ये सारा जो भी है ना, ये सब आपको यहाँ पे जाबालो उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। 4 आश्रम की चर्चा कहाँ पे की गई है? जाबालो उपनिषद में। ये क्या है? वैदिक साहित्य है, मतलब कह लीजिए कि वेद का लिटरेचर है। लिटरेचर को ही हिंदी में क्या कहते हैं? साहित्य। चलिए आगे समझते हैं। अब बचा है अरण्यक। आखिर ये अरण्यक क्या है, समझ लेते हैं। देखिए, अरण्यक क्या होता है बाबू? इसमें ना यज्ञ वगैरह के बारे में, और मेनली जो वो मेडिटेशन वगैरह होता है ना, उसके बारे में बात किया गया है। इसको समझते हैं कि आखिर अरण्यक, जैसे देखिए, यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण, और यजुर्वेद का एक अरण्यक भी है, जो कि जिसका नाम क्या है? सतपथ अरण्यक। ठीक है, तो सतपथ ब्राह्मण ने यजुर्वेद को बस क्या किया गया होगा? समझाया गया होगा कहानी के फॉर्म में, और सतपथ अरण्यक में क्या किया गया होगा? मेडिटेशन वगैरह के बारे में बताया, यज्ञ के बारे में बताया। अरण्यक पता है मेनली किस चीज से रिलेटेड है? फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो क्यों इसका नाम जो है अरण्यक, ये फॉरेस्ट पे पड़ा है, जंगलों पे पड़ा है। क्यों ऐसा है? सुनिए। क्योंकि ज्यादातर लोग जो यज्ञ करने जाते थे, या जो मतलब मेडिटेशन योग करने जाते थे, वो लोग जंगल में जा करके करते थे। तो वहीं पे जो है ये लोग वहां पे ज्ञान की प्राप्ति करते थे, और जंगल में ही बैठे बैठे कई सारी किताबें लिख देते थे। तो वो सारी किताबें जो जंगलों में ज्यादातर लिखी गई, उन लोगों को अरण्यक कहा जाने लगा। ठीक है, आगे समझते हैं। धर्म सूत्र क्या है? देखिए, वेदों को, अच्छा, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि वेद पूरे बन गए, उसके बाद गुरुजी समझा रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं, और उस तरीके का ही उपनिषद है। उस फॉर्म में लिखा गया है ताकि आपको, जैसे देखिए, एनसीईआरटी साइंस क्या है बाबू? एनसीईआरटी साइंस आपके लिए क्या हो जाएगा? वेद हो जाएगा। ठीक है, मगर वही अगर हम एस चांद की बात करें तो हम उसको नहीं, एस चंद ब्राह्मण कहलाएगा, उसमें और अच्छे से समझाया है। ठीक है, बट उसके बाद फिर उपनिषद की बात करें तो वही सेम बात को अगर हम एस चंद से पढ़ा करके आपको समझाना शुरू कर दें तो वो उपनिषद कहला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके का हिसाब किताब था, यानी इस तरीके का बुक लिखना जिससे बिना पढ़े, बिना गुरु के भी ऐसा लगे कि जैसे कि हम किसी गुरु के ही पास बैठ करके पढ़ रहे हैं। चलिए, अरण्यक हो गया। धर्म सूत्र को समझते हैं। देखिए, धर्म सूत्र जो है वो क्या है? तो ये सारी रचनाएं, ये वेद के जितने भी रचना है, वो सब होने के बाद एक और जो है वैदिक साहित्य खत्म ना हो जाए, वैदिक लिटरेचर का प्रभाव खत्म ना हो जाए, इसीलिए कई सारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान क्या करने लगे कि धर्म का सूत्र मतलब, सूत्र मतलब क्या होता है? कोड बनाने लगे कि कैसे धर्म का पालन करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जिन्होंने किया उनका नाम था गौतम।
और उनके नाम पे आया गौतम धर्म सूत्र। उसके बाद वशिष्ठ, आपस्तंभ, ऐसे करके भी कई सारे लोग हुए जिन्होंने लिखा। देखिए, धर्म मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये नहीं समझना है। धर्म मतलब होता है कि आप एक इंसान है और एक मानवता का जो धर्म है उसको आप कैसे फॉलो करेंगे, उसी पे बेस्ड है ये धर्म सूत्र। बट धर्म सूत्र में बाबू कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वर्ण व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था तो वेद में है। ऋग्वेद में चातुष्वर्ण समाज की बात जो है, जिसमें कि 4 वेद जो वर्ण है उनको बताया गया है, 4 वर्णों का जिक्र किया गया है। बट वो वर्ण व्यवसाय के आधार पर है, ऑक्यूपेशन के आधार पर है। मगर धर्म सूत्र में जो वर्ण है, जो जाति है, वो उसको वर्ण लिखा गया है, बट उसमें जो है विशेषाधिकारों की बात की गई है, प्रिविलेजेस की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं धर्म सूत्र को हम कह सकते हैं कि ये ओरिजिन ऑफ कास्टिज्म करवा रहा है। आगे समझते हैं। तो धर्म सूत्र में हम क्या देखते हैं, तो कोड, सूत्र माने कोड, किसका? कोड ऑफ मोरल, कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं, आचार संहिता जैसे होता है। तो हम इसको रिलीजन का नहीं कहते, रिलीजन मतलब सिर्फ हिंदुइज्म का नहीं लेना है। कोड है ये किसका? तो सोशल कंडक्ट, समाज में कैसे रहना है, कैसे शादी करना है, कैसे घर बसाना है, कैसे माने पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब सारी बातें, कैसे राजनीति, राजा क्या करे, राजा को कैसे लॉयल रहना है अपने जनता के प्रति, है ना, सूदखोरी नहीं करना चाहिए, इसमें बोला गया है धर्म सूत्र में। ठीक है, तो ये सारी चीजें, गलत चीज ये गलत है, वो सही है। तो सोसाइटी के बारे में अलग अलग नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस, नियम कानून बताए गए हैं धर्म सूत्र में। और जैसे आप देखेंगे गृह सूत्र भी है, और भी कई सारे हैं इसमें धर्म सूत्र, जिसमें गृह सूत्र में क्या होगा, केवल गृह, घर को कैसे रखे, गृहस्थ जीवन को कैसे ये करें, उसके बारे में बताया गया होगा। तो ये धर्म सूत्र में 2 तरीके का चीज, गौतम और वशिष्ठ, ये 2-3 नाम फेमस है, गौतम, वशिष्ठ, आपस्तंभ। बट सबसे पुराना धर्म सूत्र कौन सा है? गौतम धर्म सूत्र। अब इसके अलावा जो आपका वेद में और भी बाकी है, वैसे ये ऋग्वैदिक पीरियड का बात नहीं हो रहा है। ऋग्वैदिक पीरियड में हम आर्यों की सभ्यता के बारे में बात करेंगे। ये तो हम केवल साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लिटरेरी सोर्सेज जो है, जिससे कि हम भारत के इतिहास के बारे में पता लगाते हैं कि आखिर भारतीय इतिहास किस तरीके से आगे बढ़ा। आगे समझते हैं, इसको देख लेते हैं, पुराण को। पुराण क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए, पुराण जो है वो कुल कितने हैं? 18 हैं। पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। लोमहर्ष या उग्रश्रवा, हम यहाँ पे या का साइन दिए हैं। देखिए, बात ऐसा है बाबू कि पुराण तो 18 है। पुराण मतलब वही पुराना जमाना का बात लिख दिया, उसी का नाम पुराण रख दिया। ठीक है, तो देखिए पुराण की खासियत क्या थी। तो देखिए, जो शूद्र और स्त्री दोनों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। यानी पुराण वो भी पढ़ नहीं सकते थे, केवल सुन सकते थे। और कहाँ जाकर के सुन सकते थे? तो मंदिरों में पुजारी पाठ किया करते थे और वहां पे जाकर के सुन सकते थे। तो कई बार ऐसा लगता है, क्वेश्चन उठेगा कि क्या शूद्र को जाना अलाउड था मंदिर में? बट यहाँ पे कहा जाता है कि मंदिरों में जब पुजारी पाठ किया करते थे तो शूद्र और स्त्री उसको सुन सकते थे। हो सकता है दूर से सुनते हो, या हो सकता है जाकर के भी सुनते हो, है ना। आगे समझते हैं पुराणास क्या है। तो पुराण जो है बाबू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीजों का बात किया है। ये मेनली सोसाइटी, इकोनॉमी, ये वो, है ना, पुराने जमाने का ये सब चीजों का बात किया है। पुराना जमाना, प्राचीन समाज कैसा था उसका ज्यादा बात किया है। इन सबों में ज्यादातर ज्ञान की बातें हैं। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जीवन के बाद पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें हैं। तो इसका इस संसार से उतना रेलिवेंट नहीं है, इस संसार के लिए उतना वो प्रासंगिक नहीं है। बट ये जो पुराण है ये इतिहास का मेन पहलू उठाता है पुराने जमाना का। जैसे समाज कैसा था, लोग कास्टिज्म को मानते थे या नहीं मानते थे, क्या राजा कैसा होता था, प्रजा कैसा होता था, कौन से राजा को अच्छा माना जाता होगा, इन सब बातों को ये लोग ज्यादा फोकस किया पुराण में। पुराण कुल 18 हैं। पुराण के रचयिता कौन है? तो कहा जाता है कि पुराणों को जिन्होंने रचा वो लोमहर्ष या उग्रश्रवा, या तो लोमहर्ष रचे या उनके बेटे उग्रश्रवा ने रचा। ठीक है, अब देखिए हो सकता है इसको कंपोज किया गया होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। वेद के बारे में देखिए, वेद का एक चीज मेरा छूट गया है कि वेदों के रचयिता कौन है। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इसी के जो वेद व्यास हैं वही जो है वेद के रचयिता है। रचयिता मतलब क्या वेद लिखा गया है? नहीं, वेद को अपौरुषेय और नित्य कहा जाता है। अपौरुषेय मतलब जिसको पुरुष ने लिखा ही नहीं है, वो भगवान के द्वारा लिखा गया है। और नित्य मतलब इटर्नल मतलब होता है कि जो हमेशा सत्य हो, हमेशा फैक्ट हो, जो ट्रुथ हो। ठीक है, तो फिर क्यों कहा जाता है कि वेदों के रचयिता वेद व्यास हैं? क्योंकि बाबू उन्होंने वेद को कंपोज किया है।
कंपोज करना क्या होता है इसको समझिए। मान के चलिए कि आपको 4 लोग कोई कहानी बता रहा है गांव का, कि ये गांव में ये कहानी है, पता है इस गांव में ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, भुताहा कहानी, ये कहानी, वो कहानी, और आप उन सबों को एक कॉपी पे लिखना शुरू कर दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, आपका वो कहानी नहीं है, कहानी कोई और है, कहानी कोई और बता रहा था, आप सुने हैं 4 लोगों से, 10 लोगों से, भगवान से, आदमी से, सबसे सुन करके, और आप एक बुक पे लिखना शुरू कर दिए हैं। तो वही जो आप लिखे हैं तो उसी को कंपोज करना कहते हैं। आपका खुद का कहानी नहीं है ये लोगों का, अगल बगल का, भगवान से सुन करके वेद व्यास ने लिखा है, ऐसा माना जाता है। चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि पुराण जो है वो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने लिखा है। अब पुराणों में ना मेनली, वैसे तो 18 पुराण है, बट 5 पुराण ऐसे हैं जो राजाओं के वंशावली पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ये सारे जो हैं, ये लोग जो हैं ज्यादातर किस पे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, राजाओं से रिलेटेड, राजनीतिक बातों को करते हैं। राजा क्या करता था, हाँ वो राजा क्या करता था, राजा कैसे जीता था, राजा के बारे में। जनता को तो बिल्कुल फोकस ही नहीं किया इन लोगों ने। तो कौन सा वो पुराण है, कौन सा वो पुराण है जिसने जनता की आर्थिक क्रियाओं को, जनता के लाइफ को भी डिपिक्ट किया है, तो वो है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण ने राजा की जीवनी के साथ साथ, राजा के जिंदगी, राजा का लाइफस्टाइल, उसके साथ साथ कृषि और कृषक के लाइफस्टाइल के बारे में भी बात किया। तो पहले के जमाना में कृषि या कृषक 1-2 लोग नहीं होते थे, कृषक समुदाय ही था, ज्यादातर लोग कृषक किसान ही होते थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि समाज के एक बड़े पहलू पर अग्नि पुराण ने जो है क्या किया, प्रकाश डाला, ठीक है। आगे समझते हैं। अब पुराण जो है उसका सबसे पुराना वाला कौन है, मतलब पुराण तो 18 है, सबसे पुराना वाला बताइए, तो मत्स्य पुराण, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आता है बाबू, जो कि क्वेश्चन आएगा, जैसे ये पुराण कितने आ सकता है, किसने लिखा, आ सकता है ना। आगे समझते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर मत्स्य पुराण कौन से राजा के वंशावली से रिलेटेड है, या कौन से राजा के जो साम्राज्य था उससे रिलेटेड है। तो देखिए, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से रिलेटेड है, मत्स्य पुराण सातवाहना डायनेस्टी से रिलेटेड है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि विष्णु पुराण किससे रिलेटेड है, तो विष्णु पुराण विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, है ना। विष्णु, ये ट्रिक है, ठीक है। विष्णु पुराण विष्णुगुप्त जो कि कौटिल्य थे, उनका जो राज्य था, कौन सा राज्य था, मौर्य साम्राज्य, उससे रिलेटेड है। वायु पुराण गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड है। अब आप बताइए कि वायु पुराण गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड है, आप कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, वायु पुराण में विक्रम बेताल का एक कहानी सुने होंगे। बेताल जो था वो क्या था, आत्मा था, और हर वक्त हवा की तरह उड़ते रहता था। तो वायु पुराण चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का है, यानी कि चंद्रगुप्ता सेकंड कहाँ का था, गुप्ता डायनेस्टी का। वायु पुराण उसी से रिलेटेड है, उसी के वंशावली की बात करेगा, गुप्ता डायनेस्टी कैसे काम करता है, गुप्ता डायनेस्टी में क्या क्या काम हुआ, ज्यादातर बातें वायु पुराण में वही सब लिखी गई हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारी बातों को देखा, समझने का कोशिश किया। अब जो अगला हम लोग इसमें आगे जो जोड़ेंगे उसमें क्या करना है ये समझ लेते हैं। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। अब हम बताते हैं आगे कि ये तो जो समझाने वाला बात था, देखिए याद तो हम ऐसे भी करा सकते हैं और याद आप खुद से भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि लूसेंट तो सबके ही पास होता है लगभग, लूसेंट, क्राउन, ये सब वनडे एग्जाम के लिए। बट इसको समझाना था कि आखिर ब्राह्मण पंडित नहीं है, ब्राह्मण कुछ और होता है, ठीक है, बुक है, ये सब चीज। तो अब हम आज इसको समझा दिए हैं, है ना। अब कल के जो वीडियो में हम डालेंगे, या अगले वीडियो में हम जो डालेंगे, उसमें हम लोग पूरा का पूरा बस एक बार रिवाइज कर लेंगे लूसेंट को, ठीक है। तो बाकी वनडे एग्जाम के लिए इतना काफी है, काफी क्या, काफी से भी थोड़ा ज्यादा काफी है ना। अब तो अगर आप लोग को ढंग का लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको सही नहीं लग रहा हो तो कमेंट में बताइएगा कि क्या सही नहीं है, कोई और तरीके से पढ़ाना है तो वो भी, अगर आपको मतलब आपके पास कोई तरीका अच्छा हो तो सजेस्ट कीजिएगा। तो ठीक है फिर, थैंक यू।